अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा डेफिनेशंस वाला चैप्टर जो है इसमें आज हम करेंगे एक डेफिनेशन जो कि है असेसमेंट की। अच्छा, असेसमेंट क्या है? इसको डिफाइन किया गया है और हम इसी तरह इसको याद करेंगे। बेसिक में वैसे आपको बता देता हूँ, किसी भी चीज़ को असेस करना, लाइक एक टैक्स पेयर जो है वो अपने बारे में सेल्फ असेस कर सकता है कि उसकी कितनी इनकम है और उस इनकम के हिसाब से उसका कितना टैक्स बनता है। ठीक है। सो असेसमेंट क्या होती है? अपनी अगर बात करें तो अपनी इनकम और उसके ऊपर टैक्स को असेस करना भी असेसमेंट कहलाता है। और समटाइम क्या होता है कि जो टैक्स ऑफिशियल्स होते हैं वो भी आपकी इनकम और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसको असेस कर सकते हैं। सो आपने क्या याद रखना है? सिंपल कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसमें इंक्लूड का वर्ड शामिल किया गया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी असेसमेंट है ना उसमें ये दो चीज़ें शामिल हैं, एक प्रोविजनल असेसमेंट और एक अमेंडेड असेसमेंट। ठीक है। सो सिंपल इतना याद रखना है। असेसमेंट क्या है इसको एज सच डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि असेसमेंट में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक प्रोविजनल असेसमेंट कहते हैं और एक को अमेंडेड असेसमेंट कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर। अच्छा, असेसमेंट किस साल की हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि मींस असेसमेंट ईयर्स एज डिफाइंड इन रिपील्ड ऑर्डिनेंस। ठीक है, जो डिफाइन किया गया है वो ही असेसमेंट ईयर होता है। सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पे मीन का वर्ड यूज़ किया गया है कि मतलब इसका ये है, और यहाँ पे इंक्लूड का वर्ड यूज़ किया गया है कि मतलब इसके अंदर शामिल ये दो असेसमेंट्स होती हैं। तो आपने इसी तरह इनको याद कर लेना है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद है चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, चैरिटी करने के काबिल जो मकसद होते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है। चैरिटेबल पर्पसेस में जो इंक्लूड्स होते हैं वो होता है कि आप किसी गरीब आदमी को रिलीफ देना चाहते हो। ठीक है, तो ये मकसद हो सकता है। लाइक ये डोनेशन से रिलेटेड या चैरिटी से रिलेटेड बात हो रही है कि चैरिटी का मकसद क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा अमल है जो चैरिटी के काबिल है। तो वो उसमें एक चीज़ जो इंक्लूडेड है वो है कि आप किसी गरीब को रिलीफ देना चाहते हो, एजुकेशन देना चाहते हो, मेडिकल रिलीफ देना चाहते हो, एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, मतलब कि गरीब के लिए कोई आप रिलीफ दो, कोई एजुकेशन की एक्टिविटीज करवा दो, मेडिकल रिलीफ किसी को दे दो, या एडवांसमेंट कर दो किसी और ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जिससे आम आवाम को फायदा हो। ठीक है, तो ये इसमें आ जाते हैं। उसके बाद हम कह लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आपको पता है वो सारे रिकॉर्ड्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव किए जा सकते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहेंगे। लेकिन जो इसकी डेफिनेशन एक किस्म की हमारे ऑर्डिनेंस में गिवन है वो ये है कि इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में एक तो जनरल मकसद है ना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, उसका जनरल एक मीनिंग है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितना भी डाटा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बात नहीं की गई, यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूड्स the contents of communications। ठीक है, any transactions under this ordinance। ठीक है, उसके बाद है including attachments, annexures, accounts, returns, notices and any other associated information created, sent, forwarded, downloaded, read और printed। ठीक है, by one or several electronic resources। अब इसको याद कैसे करना है, इसको तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो आपको याद होगा। ऐसा सच आपको अगर समझने में ये मुश्किल आ रही है तो इसको तोड़ तोड़ के आप याद करें। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या क्या शामिल है। तो द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी कम्युनिकेशन हुए होंगे उनमें जो कंटेंट होगा वो, एंड ट्रांजैक्शंस, जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, लेन देन हुए हैं, वो अंडर दिस ऑर्डिनेंस, जो इस ऑर्डिनेंस के अंदर कहीं पे भी अगर कोई बात हो रही है जिसमें कम्युनिकेशन जो भी हुआ होगा उसका सारा कंटेंट, और जितनी भी ट्रांजैक्शन इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक कहीं पे भी हो रही हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस उसमें शामिल क्या होंगी। कि समटाइम आप ईमेल करते हो उसके साथ अटैचमेंट लगाते हो, वो अटैचमेंट्स, समटाइम आपको रिपोर्ट बनाते हो उसके साथ अनेक्जर्स लगाते हो, ये भी अटैचमेंट की तरह का ही होता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाते हो वो। अकाउंट्स, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, रिटर्न, आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं, नोटिस, आपको जो नोटिस मिलते हैं एफटीआर की तरफ से। ठीक है,
एंड एनी अदर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर कोई इससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है वो भी, जो कि क्रिएट हुई हो, सेंड हुई हो, फॉरवर्ड की गई हो, डाउनलोड की गई हो, पढ़ी गई हो या प्रिंट की गई हो बाय वन और सेवरल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स को यूज करते हुए, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, उनको यूज करते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको तोड़ के याद करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इनकम की डेफिनेशन पे। तो इनकम की डेफिनेशन भी इसी तरह है कि इनकम में इंक्लूड है ये चीजें। ठीक है, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगता है, यानी कि इनकम टैक्स लगता है, वो इनकम समझी जाएगी, तो वो भी इनकम की डेफिनेशन में शामिल है। any amount subject to collection or deduction of tax which is treated as final tax, like हमने डिविडेंड की बात की कि डिविडेंड जब आपको मिलता है तो उसके ऊपर से टैक्स काट लिया जाता है। ठीक है, जो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही होती है उसने टैक्स काट के, यानी डिडक्ट करके वो जमा करवा देना होता है गवर्नमेंट को। इसी तरह अगर बिजली के बिल की बात करें तो उसमें आपसे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा होता है। इस तरह डिफरेंट अदर मीन्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी अमाउंट जो सब्जेक्ट टू कलेक्शन है, जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट होना है या जिस पे टैक्स डिडक्ट होना है, और जिसको हम फाइनल टैक्स कहेंगे, मतलब उसके ऊपर जो टैक्स कट गया वो आपका फाइनल टैक्स होगा, तो वो भी इनकम समझी जाएगी। अब जैसे मैंने आपको डिविडेंड की मिसाल दी है, इसके ऊपर टैक्स काट के वो कंपनी जो आपको डिविडेंड दे रही है वो जमा करवा देगी, और ये जो जमा करवाया गया टैक्स है ये फाइनल टैक्स समझा जाएगा। सो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इनकम है आपका डिविडेंड, जिसके ऊपर टैक्स कटा और वो जमा करवा दिया गया, ये फाइनल टैक्स होगा। अच्छा, जब मैंने दूसरी कलेक्शन के ऊपर एग्जांपल दी तो वो मैंने बिजली के बिल की एग्जांपल दी कि उसके ऊपर भी टैक्स लग जाता है, जो आपको आपको जमा करवाना होता है, आप वापडा वालों को जमा करवाते हो, लेकिन वो आपका फाइनल टैक्स नहीं होता, सो उसको इनकम हम नहीं ट्रीट कर सकते। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है, पहला पॉइंट क्या है कि हर वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगता है इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जितनी भी आपकी ये चीजें, ये सारी क्या है, ये आपकी इनकम समझी जाएगी। या कोई और अमाउंट जो इस सब्जेक्ट के तौर पे, मतलब उस पे लागू होता है कि उसका टैक्स कलेक्ट किया जाए या उस पे टैक्स डिडक्ट किया जाए, और वो जो टैक्स होगा जो डिडक्ट किया गया होगा उसको फाइनल टैक्स ट्रीट किया जाए, तो वो अमाउंट भी आपकी इनकम में शामिल होती है। फिर उसके बाद है एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अच्छा, अच्छा, कोई भी और ऑर्डिनेंस के अंदर कोई प्रोविजन है जिसके अंदर किसी भी चीज को जो है वो आपकी इनकम बना दी गया है, जैसे हमने 7E डिस्कस किया था। ठीक है, इस तरह बहुत से और सेक्शन है, किसी भी चीज को जो आपको शायद ना भी लग रहा हो कि वो आपकी इनकम है, लेकिन अगर उसको इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक, इस ऑर्डिनेंस में, इसकी प्रोविजंस में अगर उसको इनकम के तौर पे ट्रीट किया गया तो वो अमाउंट भी आपकी इनकम ही समझी जाएगी। ठीक है, अच्छा, एनी लॉसेस ऑफ इनकम। अब बेसिकली क्या होता है, या तो किसी की इनकम होती है या उसका लॉस होता है, तो जो लॉस है वो भी इनकम में ही शामिल समझा जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव इनकम होगी। मतलब अगर आप देखो कि एनटीआर की हम बात कर रहे हो, तो अगर किसी में इनकम आ रही है, किसी में लॉस आ रहा है, तो लॉस को भी तो एडजस्ट करना है ना हमें। ठीक है, लाइक एक बंदा 3 जगह से बिजनेस कर रहा है, 2 जगह पे उसको प्रॉफिट हुआ है, एक जगह पे लॉस हुआ है, तो वो जो लॉस है वो नेगेटिव इनकम है उसकी। ठीक है, तो उसको भी इनकम की डेफिनेशन में ही शामिल किया गया है। तो ये हमारा इनकम की डेफिनेशन थी। ठीक है, ये तो सिंपल है, आप इसको इजीली याद कर सकते हो। उसके बाद है इनकम ईयर क्या होगा, मींस इनकम ईयर एज डिफाइंड इन रिपेल्ड ऑर्डिनेंस, जो भी डिफाइन किया गया है, बस सिंपल इतनी इसकी डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं रेजिडेंट टैक्स पेयर के ऊपर। रेजिडेंट टैक्स पेयर का मतलब क्या है, मींस का वर्ड यूज हो, ये मीन और इंक्लूड के वर्ड के ऊपर आपने हमेशा फोकस रखना है। रेजिडेंट टैक्स पेयर का मतलब क्या है, अ टैक्स पेयर हु इज अ रेजिडेंट पर्सन। और हमने ये पढ़ा है स्टार्ट के लेक्चर्स में कि रेजिडेंट पर्सन क्या होता है। तो जो रेजिडेंट पर्सन होगा, जब वो टैक्स पेयर बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिडेंट टैक्स पेयर। फिर है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, तो ये भी सिंपल है, वो टैक्स पेयर जो कि रेजिडेंट पर्सन नहीं है वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफिसर। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफिसर का अगर वर्ड हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफिसर से मतलब ये होगा कि जैसे कॉलेजेस वगैरह में एक प्रिंसिपल होता है, वो बड़ा मेन बंदा होता है। ठीक है, इसी तरह ऑफिसर्स में अगर कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है तो इसका मतलब है वो भी बड़ा मेन बंदा है। तो ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफिसर विद रेफरेंस टू अ कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब किसी खास कंपनी
के लिहाज से देखें या एसोसिएशन और पर्सन के लिहाज से देखें, तो प्रिंसिपल ऑफिसर में कौन कौन से लोग शामिल होंगे ये बात की जा रही है। ठीक है, इसमें शामिल होंगे जी डायरेक्टर्स, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट और एनी अदर सिमिलर ऑफिसर। ठीक है, इससे मिलते जुलते जितने भी ऑफिसर होंगे आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट और एनी अदर सिमिलर ऑफिसर। ठीक है, तो 6 तो ये आ गए। एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इनके अलावा अगर कोई और बंदा कनेक्टेड है किसके अंदर, मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफ द कंपनी और एन ओपी, ठीक है, टू होम द कमिश्नर हैज सर्व्ड अ नोटिस ट्रीटिंग हिम एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर। ठीक हो, सिंपल सी बात है, पहले तो उसने लिस्ट बता दी कि भाई ये जो हैं ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड बंदे हैं जिनको हम प्रिंसिपल ऑफिसर समझते हैं। मतलब अगर कमिश्नर ने किसी को नोटिस भेजना हो तो वो इनको भेज सकता है इजीली। ठीक है, एजेंट्स हो गए आपके, आपके अकाउंटेंट्स हो गए, आपके मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सारे, या इस तरह के मिलते जुलते कोई ऑफिस में बैठने वाले आपके ऑफिसर जो हैं वो भी प्रिंसिपल ऑफिसर समझे जाएंगे। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि कोई और बंदा जो कि शायद ऐसी कोई पोजीशन ना रखता हो, ये जो ऊपर बताई गई है, लेकिन वो कनेक्टेड होता है मैनेजमेंट में, उसका बड़ा की किरदार होता है, मेन रोल होता है मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में। वो कंपनी की भी हो सकती है या एओपी की भी हो सकती है। अगर कमिश्नर समझे कि वो प्रिंसिपल ऑफिसर के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है, तो अगर वो उसको नोटिस भेजे ट्रीट करते हुए कि वो प्रिंसिपल ऑफिसर है, तो वो भी प्रिंसिपल ऑफिसर समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी। ठीक है, जो नॉन फॉर प्रॉफिट सिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, इसका क्या मतलब है, एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। अच्छा, अब इसमें पर्सन की डेफिनेशन में आपको पता है कि पर्सन में हमने कंपनी भी पढ़ी, एओपी भी पढ़ी, ठीक है, इंडिविजुअल भी पढ़ा। तो यहाँ पे क्योंकि पर्सन का वर्ड यूज हुआ था तो स्पेसिफिकली बता दिया गया कि भाई इंडिविजुअल, अकेला बंदा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, अकेला बंदा मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ ही नहीं। ठीक, सो इंडिविजुअल को साइड पे कर दिया गया, उसके अलावा जितने भी पर्सन हैं वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझे जाएंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल विच इज, जो के एस्टेब्लिश हुए हों फॉर रिलीजियस एजुकेशनल चैरिटेबल वेलफेयर पर्पसेस ऑफ आर जनरल पब्लिक और फॉर प्रमोटिंग एनी एमेट्योर स्पोर्ट। ठीक है, अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि इंडिविजुअल नहीं हो सकता, जो कि एस्टेब्लिश किया गया हो रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर मकासद के लिए, आम आवाम के, जनरल पब्लिक के, और फॉर प्रमोटिंग एनी स्पोर्ट। ठीक है, इसका आप मतलब खुद देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि कोई आप जो है वो स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए अगर आप एस्टेब्लिश हुए, या कोई रिलीजियस काम करने के लिए, कोई एजुकेशनल काम करने के लिए, कोई चैरिटी का काम करने के लिए, या कोई भी ऐसा वेलफेयर का काम जिससे आम आवाम को फायदा पहुंचे, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, फॉर्म्ड बाय और अंडर अ लॉ एज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और उसको बनाया गया हो, मतलब वो फॉर्म हुआ हो किसी कानून के तहत या किसी कानून के अंदर किसी प्रोविजन के तहत एज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाइक आप कंपनीज एक्ट के अंदर जो है एक सेक्शन पढ़ोगे, उस सेक्शन 42 है आई थिंक, उसके अंदर जो है वो आप एक कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो एज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहला क्या है कि उसके मकासद क्या है वो बता दिए गए। ठीक है, दूसरा ये है कि वो किस कानून के तहत बन रहा हो वो बता दिया गया। तीसरा है कि उसके बाद अप्रूव्ड हो बाय कमिश्नर फॉर स्पेसिफिक पीरियड, एक खास वक्त के लिए कमिश्नर ने भी उसको अप्रूव किया हो। ठीक है, और एन अपील इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन और एन अपील इन प्रिस्क्राइब फॉर्म अकोपेन्ड बाय प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब तीसरे पॉइंट पे क्या कहा गया है कि कमिश्नर भी उसको अप्रूवल दे।
ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, उसके मकासद बता दिए गए। दूसरा ये था कि उसको किसी कानून के तहत जो है वो बनना भी है, एज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर भी होना है, या उसको एक आपको जो है ना एक एंटिटी के तौर पे बनवाना भी है। तीसरे पे क्या है कि आप कमिश्नर से अप्रूवल ले लो एक खास वक्त के लिए, नॉर्मली 1 साल के लिए अप्रूवल देता है कमिश्नर के, आप अपने आप को नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। या उसने अपील की हुई हो, जो जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं वो सारे फाइल करके कमिश्नर को अपील की हुई हो कि भाई मुझे जो है ना आपने एज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करना है, और अगर वो नहीं कर रहा तो शायद आगे भी आप अपील कर सकते हो। तो ये हो गया। तो और चौथे नंबर पे है द पर्सन डू नॉट ड्राइव एनी बेनिफिट फ्रॉम द एसेट्स, और वो जो बिजनेस है, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एसेट से खुद कोई बेनिफिट ना ले रहा, उसके एसेट्स किस लिए हैं, इन मकासद के लिए हैं, ठीक है। उसको फॉर्म कैसे किया गया है, वो किसी कानून के तहत नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर हुई है या बनी है, और उसको अप्रूवल भी मिला है कमिश्नर से, और वो खुद कोई बेनिफिट नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये कुछ शराइत हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के होने के लिए इस ऑर्डिनेंस के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम टैक्स पेयर की बात करते हैं। टैक्स पेयर का मतलब क्या है कि एनी पर्सन हु ड्राइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जो भी बंदा ऐसी अमाउंट कमा रहा होगा, ड्राइव कर रहा होगा, जो कि टैक्स के काबिल है, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जा सकता है, और उस बंदों में मतलब वो जो बंदे हैं पर्सन, पर्सन मुराद आपको पता है कि पर्सन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, टैक्स पेयर कंपनी भी होती है, टैक्स पेयर एओपी भी हो सकती है, और टैक्स पेयर इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो टैक्स पेयर का मतलब क्या है, एनी पर्सन हु ड्राइव्स, जो इनकम ड्राइव करता है, कहीं से कमाता है, ठीक है, जो कि चार्जेबल टू टैक्स है। और इसमें शामिल क्या क्या हो सकता है, एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन हु ड्राइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है। मतलब उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई इनकम कमा रहा है और वो इनकम जो है वो चार्जेबल है, तो वो भी वो फिर भी टैक्स पेयर समझा जाएगा, ठीक है। एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, ऐसा बंदा जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी लगा दी गई है कि उसने डिडक्ट करना है टैक्स और कलेक्ट करना है टैक्स, ठीक है। अच्छा, ये इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के। एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम और पे टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। टैक्स पेयर क्या है, सिंपल सी बात है, टैक्स पेयर वो पर्सन है जो ड्राइव करता है एक अमाउंट जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, और उसके अंदर शामिल होंगे कौन कौन लोग, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है एक पर्सन का जो ड्राइव कर रहा है एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, लाइक आपने एक रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है, आपकी बिहाफ पे वो अगर इनकम ड्राइव कर रहा है तो आप टैक्स पेयर समझे जाओगे, ठीक है। आपका क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कमा रहा है। अच्छा, उसके बाद अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट और डिडक्ट टैक्स, आप एक ऐसे बंदे हो जिसके बारे में इस ऑर्डिनेंस में बता दिया गया कि भाई आपने जब किसी को पेमेंट करनी है तो उसका टैक्स काट के उसको पे करना है। जैसे कंपनीज के केस में जो है वो डिविडेंड की पेमेंट के ऊपर आपका टैक्स कट रहा होता है, तो वो कंपनी भी टैक्स पेयर समझी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे आपका टैक्स काट के आगे जमा करवा रहा है। अच्छा, इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, बट मैं वो भी देना नहीं चाहता, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। लाइक हमारे ना विद होल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ विद होल्डिंग एजेंट्स बता दिए गए हैं। उन्होंने जब भी कोई चीज़ खरीदनी है या किसी से सर्विस लेनी है ना, उन्होंने उस पार्टी का टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देना है। तो ऐसे विद होल्डिंग एजेंट्स जितने भी होंगे वो भी क्या समझे जाएंगे, टैक्स पेयर ही समझे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कोई भी पर्सन जिसके लिए ज़रूरी है कि उसने रिटर्न जो है वो सबमिट करनी है एफपीआर को, जमा करवानी है एफपीआर को, या टैक्स पे करना है इस ऑर्डिनेंस के किसी भी सेक्शन या प्रोविजन के मुताबिक, तो वो भी क्या कहलाएगा, टैक्स पेयर कहलाएगा। उसके बाद है टैक्स। टैक्स क्या है, ठीक है, टैक्स है, टैक्स का मतलब है एनी टैक्स इम्पोज अंडर दिस लॉ, इस कानून के अंदर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कोई भी टैक्स जो कि इम्पोज किया गया है, लगाया गया है, वो टैक्स समझा जाएगा। और उसके अंदर शामिल है एनी पेनल्टी, फी और अदर चार्जेस और एनी सम, ठीक है, और अमाउंट, ठीक है, लेवेबल और पेएबल अंडर दिस लॉ, ठीक है। तो ये 6 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के आपने बात करनी है, तो फिर आपको ये डेफिनेशन पूरी होगी। कहा जा रहा है कि टैक्स क्या है, टैक्स का मतलब है कि एनी टैक्स जो कि इम्पोज हो रहा है अंडर दिस लॉ, इस कानून के मुताबिक, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, कोई भी टैक्स जो लगाया जा रहा है वो टैक्स कहलाएगा। और उसमें शामिल हो सकता है कि आप
के ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए। पेनल्टी क्या होती है? जैसे आपको पता है कि एक किस्म का जुर्माना होता है। आपने अगर टैक्स कम पे किया है या किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपके ऊपर एफपीआर पेनल्टी लगा देता है, आपको कहता है कि भाई तुम टैक्स भी पे करो, साथ तुम्हारा इतना जुर्माना भी हो रहा है, तो वो जुर्माना भी क्या समझा जाएगा? टैक्स समझा जाएगा। आपसे कोई फी के अगेंस्ट जो है वो चार्जेस एफपीआर ले रहा है, तो वो भी क्या समझा जाएगा? टैक्स समझा जाएगा। या कोई अदर चार्ज लगा रहा है किसी भी और जो है वो नाम के साथ आपसे कोई पैसे लिए जा रहे हैं, या कोई सम ली जा रही है, मतलब ये डिफरेंट नाम है टैक्स के लिए, जो डिफरेंट नाम यूज हो रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि कहीं पे भी इन लफ्जों से टैक्स मांगा जा सकता है, तो ये जो अमाउंट आपसे मांगी जाएगी इसको आप टैक्स समझोगे। अच्छा, उसके बाद बोर्ड क्या है? तो सिंपल भाई, बोर्ड का मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं अपनी आज के लेक्चर की सबसे बड़ी वाली डेफिनेशन के ऊपर, रॉयल्टी। रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है? ठीक है। रॉयल्टी की डेफिनेशन जो है ना वो अच्छी खासी लेंथी डेफिनेशन है। आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ, अकाउंटिंग में शायद आपने कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। लाइक अगर हम बात करें ना सबवे की, ठीक है। पाकिस्तान में ना आपको जितनी सबवे की ब्रांचेस नज़र आती हैं ना, ये सारी यहाँ के लोगों ने जो है ना वो रॉयल्टी के ऊपर जो है ना वो ली हुई है। मतलब रॉयल्टी में आपको क्या कर रहा होता है, सबवे कहता है कि आप मेरा नाम भी यूज़ करो, ठीक है, मेरा लोगो भी यूज़ करो, ठीक है, मेरी रेसिपीज जो हैं, जितनी वो चीज़ें बेचता है वो भी यूज़ करो, ठीक है। लेकिन आपको कुछ शराइत पूरी करनी होती है। लाइक आपको जो है ना वो अप्रूव्ड चिकन यूज़ करना होता है, अप्रूव्ड ब्रेड यूज़ करनी होती है, अप्रूव्ड सॉसेज यूज़ करने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने अप्रूव्ड यूज़ करनी है, ठीक है। तो आपको सब इजाज़त देता है कि आप उनका नाम, लोगो, उनकी रेसिपी सारा कुछ यूज़ कर सकते हो। बदले में आपने सबवे वालों को कुछ पैसे देने होते हैं। किस चीज़ के बदले में? आपने उनका नाम यूज़ किया, आपका लोग उनका लोगो यूज़ किया, उनकी रेसिपी वगैरह यूज़ किया, ठीक है। तो बदले में आपने उसको जो है ना, एक तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है कि वो आपको कहता है कि आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है, ये चीज़ें जो है ना आपकी इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना। सेकंड, आपने कुछ पैसे भी देने होते हैं। ये जो पैसे आप दे रहे हो ना सबवे को, उसका नाम और लोगो यूज़ करने के लिए, ये क्या कहलाता है? रॉयल्टी कहलाता है, ठीक है। अकाउंटिंग में आपने ये टर्म पहले भी शायद सुनी हो। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रॉयल्टी का मतलब क्या है, बड़ा ही एक्सप्लेन करके आपको बताया गया, ठीक है। तो याद करने में शायद मुश्किल भी हो, लेकिन आपने याद करना है। रॉयल्टी का मतलब क्या है? एनी अमाउंट पेड और पेएबल, कोई भी अमाउंट जो पे की जाएगी। लाइक हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबवे को एज एग्जांपल लेते हैं। सबवे के लिए रॉयल्टी क्या होगी? कोई भी अमाउंट जो उसको पे की जाए, ठीक है, जो उसको पे कर दी जाए या पे की जाएगी, मतलब पेएबल है, ठीक है, वो रॉयल्टी समझी जाएगी। होएवर, होएवर डिस्क्राइब्ड और कंप्यूटेड, ठीक है, जैसे भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हो करो, कंप्यूट जैसे भी करना है करो, उससे लेना देना नहीं है। कोई भी अमाउंट जो है अगर वो पे होगी सबवे को या पेएबल होगी, वेदर पीरियडिकल, चाहे वो पीरियड के बाद देनी हो, हर मंथ देनी हो, मंथली ये सबवे ले रहा होता है, चाहे वो साल बाद देनी हो, ठीक है, चाहे वो एक दिन बाद देनी हो, चाहे वो हफ्ते बाद देनी हो, ठीक है, पीरियडिकल हो, मतलब एक खास पीरियड के बाद मिलनी हो सबवे को, ठीक है, या लमसम गठी मिलनी हो, एज कंसिडरेशन फॉर, एज अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के तौर पे, फॉर, अब नीचे हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, इन इन चीज़ों के एवज अगर कोई कंसिडरेशन आपने पे करनी है, चाहे वो पीरियोडिकली आप पे कर रहे हो, चाहे लमसम गठिया पे कर रहे हो, जैसे मर्जी उसको डिस्क्राइब करो, जैसे मर्जी उसको कंप्यूट करो, ठीक है। लेकिन आप अगर पे कर रहे हो सबवे को, तो सबवे उसको रॉयल्टी ट्रीट करेगा, ठीक है। ये रॉयल्टी की डेफिनेशन बताई किस प्रोस्पेक्टिव में गई है? जिसको रॉयल्टी मिल रही है, ठीक है, उसके लिए रॉयल्टी क्या होगी? अगर उसको कोई अमाउंट पे कर रहा है या पे करनी है उसको किसी ने, ठीक है, वो चाहे जैसे डिस्क्राइब कर लो, जैसे कंप्यूट कर लो, चाहे वो पीरियोडिकली मिलेगी, चाहे वो एक साथ मिलेगी, एज कंसिडरेशन के तौर पे मिलेगी। फॉर किन किन कामों के लिए वो मिल सकती है? द यूज ऑफ और राइट टू यूज एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन या मॉडल, सीक्रेट फार्मूला और प्रोसेस या ट्रेडमार्क या एनी अदर लाइक प्रॉपर्टी और राइट, ठीक है। यहाँ तक आप रुकते हैं। अब आपने इसको याद कैसे करना है?
ये तो चीज़ आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। बट इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसे समझते हैं रॉयल्टी का मतलब क्या है कि कोई भी अमाउंट आपको जो कोई पे कर रहा है एज कंसिडरेशन फॉर कि वो यूज़ कर रहा है या उसके पास हक है यूज़ करने का। देखो एक तो ये है कि आपको यूज़ कर रहा है वो सबवे का पेटेंट, ठीक है, इन्वेंशन, डिज़ाइन, कोई भी इनमें से चीज़ वो यूज़ कर रहा है या उसके पास राइट है वो यूज़ कर सकता है, चाहे वो करे या ना करे, लेकिन वो पैसे दे रहा है तो वो पैसे क्या समझे जाएंगे, रॉयल्टी समझे जाएंगे। तो एनी अमाउंट पेड फॉर द यूज ऑफ पेटेंट। पेटेंट क्या होते हैं, ये बेसिकली होता है राइट टू यूज नेम। अगर सबवे किसी को अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दे, उसके बदले में एज कंसिडरेशन वो आपसे कोई पैसे लेगा तो वो उसकी रॉयल्टी समझी जाएगी, ठीक है। इन्वेंशन क्या होती है, अगर किसी एक ब्रांड ने कोई इन्वेंट की है चीज़ और उससे कोई मांगने आता है कि यार ये अपनी इन्वेंशन हमें भी यूज़ करने दो, तो अगर वो उसको अलाउ कर देता है यूज करने का या उसको राइट दे देता है कि आप यूज राइट दे देता है कि आप यूज कर सकते हो, तो वो जो अमाउंट उसको पे करेगा वो उसकी रॉयल्टी समझी जाएगी। या किसी के पास कोई डिजाइन है, लाइक गाड़ी का कोई डिजाइन है, ठीक है, उस गाड़ी का, या एप्पल का हम बात कर लेते हैं, एप्पल के मोबाइल का डिजाइन अगर कोई एप्पल से ये खरीदना चाहता है, मतलब वो खरीद नहीं पाएगा, वो इसको यूज करना चाहता है इसके डिजाइन को, तो उसको अगर यूज करने की इजाजत दी जाए, मतलब उसको हक दे दिया जाए कि तुम यूज कर सकते हो, या वो यूज कर रहा हो, तो बदले में जो कंसिडरेशन पे करेगा वो क्या कहलाएगी, रॉयल्टी, ठीक है। मॉडल भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है। कोई सीक्रेट फार्मूला है, ठीक है, पेप्सी के पास कोई सीक्रेट फार्मूला है, पेप्सी का फार्मूला या प्रोसेस, ठीक है, ये अगर पेप्सी किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे या उसको इजाजत दे दे, उसको राइट दे दे कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तो बदले में जो कंसिडरेशन लेगी पेप्सी वो क्या कहलाएगी, रॉयल्टी, ठीक है। फिर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बेसिकली ये जितने भी पिक्चर्स हैं ना, ये सारे लोगोस जो हैं ये उनके ट्रेडमार्क होते हैं, इसके साथ वो ट्रेड कर रहे होते हैं, ये उनका मार्क होता है जिसके ऊपर उनकी ट्रेड चल रही होती है, लोग इसको देख के, ट्रेडमार्क को देख के उनसे चीज खरीदते हैं। अगर ये ट्रेडमार्क, लाइक मैकडोनल्ड किसी को ये ट्रेडमार्क यूज करने के लिए दे देता है या उसको हक दे देता है, राइट दे देता है कि आप इसको यूज कर सकते हो, बदले में कोई कंसिडरेशन लेगा, तो वो क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहलाएगी। अदर लाइक प्रॉपर्टी और राइट, या इससे मिलता जुलता राइट, अब ये जो बात की है ना, ये जनरल बात कर दी है, ठीक है, कि मतलब आप इनमें से किसी का नाम ना रखो, उसको कोई नया नाम दे दो कि भाई मैं तेरे से जो राइट ले रहा हूँ इसका नाम ना तो पेटेंट है, ना इन्वेंशन है, ना डिजाइन है, कोई नया नाम दे दो, तो भाई एफईआर कहता है जो मर्जी उसको नाम दे दो, अगर वो इनसे मिलती जुलती प्रॉपर्टी है ना, जैसे पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या हक जो है, राइट, अगर आप किसी को दे रहे हो और बदले में कंसिडरेशन ले रहे हो, तो वो क्या समझा जाएगा कि आपको रॉयल्टी मिल रही है, ठीक है। ये ए पॉइंट था। अब पॉइंट आ गया बी, तो आपने पढ़ना ऐसे ही है, एनी अमाउंट पेड, ठीक है, एनी अमाउंट पेड फॉर द यूज ऑफ और राइट टू यूज, ठीक है, कि यूज करने के लिए या हक देने के लिए, एनी कॉपी राइट ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क, ठीक है, including films or videotapes for use in connection with television or tapes in connection with radio broadcasting, like पीटीवी जो है वो रॉयल्टी पे कर रही होगी ब्रॉडकास्टिंग की ईएसपीएन को क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, ठीक है। लाइक देखो सिंपल, इसको अल्फाज मुश्किल है, ठीक है, इनको समझना है आपने, तो अपने अल्फाज में आप याद कर ही सकोगे। रॉयल्टी क्या है कि अगर आप किसी का साइंटिफिक वर्क ले लो, ठीक है, या उसने कोई चीज लिखी हुई है वो ले लो, आर्टिस्टिक है वो, ठीक है, पढ़ने लिखने से जैसे किताब वगैरह उससे रिलेटेड है, कोई उसने पेंटिंग बनाई हुई है, कोई साइंटिफिक वर्क है वो ले लो, या उसका कॉपीराइट ले लो बेसिकली आप, ठीक है, कि भाई मैं आपका ये काम यूज करने लगा हूँ। एक बंदे ने कोई साइंस का काम किया हुआ है, ठीक है, आप उससे उसका कॉपीराइट ले रहे हो, उसने उसको रजिस्टर करवाया हुआ कि ये जो है ना चीज़ मेरी है। कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर ना अपनी कॉपीराइट करवा लेते हो कि इसका ओनर मैं हूं, ठीक है। लाइक अगर हम सिंपल रखें, क्रिकेट की मिसाल देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स जो होते हैं ना वो मिल रहे होते हैं सबको, और उसके ऊपर बिडिंग करनी होती है और वो उनमें से कोई ना कोई खरीद लेता है, जैसे ESPN से के खरीदे, या उसने एक क्रिकेट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उसने वो अपने नाम से कॉपीराइट करवा लिया कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसका ओनर मैं हूँ, ESPN है। अब किसी और ने, चैनल ने, जैसे पीटीवी ने, अगर वो चलाने के लिए उससे वो राइट मांग रहा है कि भाई मुझे ये हक दे दो कि मैं आपकी ये डॉक्यूमेंट्री चला दूं, या इस कॉपीराइट के थ्रू जो है मैं ये डॉक्यूमेंट्री आपकी चला सकता हूँ,
तो इसके अगेंस्ट अगर वो कोई पैसे दे रहा है तो उसको क्या समझा जाएगा कि वो कंसिडरेशन जो उसको दी गई है वो जिसने ली है उसके लिए रॉयल्टी है। तो इसको याद कैसे करना है? द यूज ऑफ, ठीक है, यूज इस्तेमाल के लिए, या राइट टू यूज इस्तेमाल के हक के लिए, किस चीज के? एनी कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क, ठीक है, जिसमें शामिल हो सकता है कोई भी फिल्म्स और वीडियो टेप्स फॉर यूज इन कनेक्शन विद टेलीविजन, जो कि यूज होगी कहाँ पे? टेलीविजन पे। और टेप्स इन कनेक्शन विद, अच्छा, वीडियो टेप्स जो है वो यूज हो रही होंगी टेलीविजन पे, ठीक है, या टेप्स रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी यूज हो सकती हैं, वॉइस वाली टेप्स तो उधर हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन shall not include consideration for sale, distribution और exhibition of cinematographic films, ठीक है, मतलब सिनेमा वाली जो फिल्म है ना, उनको अगर कोई बेचता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है या उनको कोई दिखाता है, तो उसके ऊपर जिसने वो फिल्म बनाई है उसको अगर वो कोई पे कर रहा है तो वो रॉयल्टी नहीं समझी जाएगी। ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दी गई बात यहाँ पे। अब ये बहुत ही लंबी होगी ये कहानी, जरा इसको दोबारा सम अप करते हैं। बात ये हो रही है कि भाई आपने ना किसी से भी कॉपीराइट ले लिया है, ठीक है, लिटरेरी का, आर्टिस्टिक का या साइंटिफिक वर्क का, जिसमें शामिल क्या है कि अगर कोई फिल्म ले रहे हो आप, ठीक है, या वीडियो टेप ले रहे हो आपने टीवी पे चलानी है, या कोई और टेप ले रहे हो जैसे ऑडियो टेप है वो आपने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करनी है, इन चीज़ों के अगेंस्ट अगर आप उस बंदे को पैसे दोगे तो वो उस बंदे की रॉयल्टी समझी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी गई है एक चीज़ कि जब आप कोई फिल्म्स वगैरह जो है ना वो सिनेमा के अंदर आपने कुछ दिखानी होती है फिल्म, एक कोई हॉलीवुड की मूवी है जो यहाँ के सिनेमा वाले जो हैं वो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं या उसको खरीदना चाहते हैं कोई चैनल वाले, कि हम वहाँ पे अपनी मर्जी से जितनी मर्जी टाइम चलाते रहें, या डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स लेना चाहते हैं, तो ये सिनेमा वाली जो फिल्म्स है ना, इनको छोड़ के बाकी सारी वीडियो टेप्स, फिल्म्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, ठीक है, जो सिनेमा के अलावा चलनी है, टीवी पे चलनी है या रेडियो पे चलनी है, ये सारी के अगेंस्ट अगर कोई पैसे मिलेंगे तो वो रॉयल्टी समझी जाएगी। लेकिन सिनेमा वाली अलग कर देगी, इसकी ट्रीटमेंट अलग है, ये आगे चल के आप फाइनल में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सी है, द रिसीट ऑफ और राइट टू रिसीव एनी, ठीक है, विजुअल इमेज, साउंड्स और बोथ, ठीक है, transmitted by satellite, cable, optic fiber और similar technology in connection with television, radio, internet broadcasting। अब इसको पूरा पढ़ना है, जब भी आपने ये पॉइंट्स पढ़ने हैं ना जो एबीसी में लिखे हैं तो यहाँ से पढ़ना है। एनी अमाउंट पेड और पेएबल, ठीक है, फॉर रिसीट ऑफ और राइट टू रिसीव एनी विजुअल इमेज, साउंड और बोथ, ठीक है। अगर आपने किसी बंदे से कोई विजुअल इमेज खरीदा है, जैसे आपको पता होगा डिफरेंट साइट्स हैं वहाँ पे पिक्चर्स, वॉलपेपर्स, इमेजेस वगैरह की जो है ना वो सेल परचेज होती है, ठीक है। वहाँ से अगर आपने कोई इमेज खरीदा है, या इसी तरह साउंड की होते हैं, आप से के सिंगर से वॉइस ओवर करवा रहे होते हो, या कोई उससे साउंड खरीदनी है जिसने एक बनाई हुई है, कोई म्यूजिक खरीदना है उसकी बात हो सकती है, या ये दोनों हो सकते हैं, मतलब वीडियो हो सकता है, विजुअल इमेज भी साथ साउंड भी, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं जो ट्रांसमिट होंगी, मतलब पहुंचाई कैसे जाएंगी आप तक? सैटेलाइट के जरिए, केबल के जरिए, ऑप्टिक फाइबर, ये नेट की वायर होती है उसके जरिए, या किसी भी सिमिलर टेक्नोलॉजी के जरिए आप तक पहुंचाई जाएंगी इन कनेक्शन विद टेलीविजन, ताकि आप उसको दिखा सको टेलीविजन पे या रेडियो पे ब्रॉडकास्ट कर सको या इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट कर सको। तो ये जो आपको रिसीव हुए होंगे विजुअल इमेजेस, या इनको रिसीव करने का आपको राइट मिला है विजुअल इमेजेस का, साउंड का, या इन दोनों का, इनके अगेंस्ट जो आपको कंसिडरेशन मिलेगी वो अमाउंट क्या कहलाएगी? आपकी रॉयल्टी कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद है द सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज। अब जरा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी हमने बी पॉइंट में भी पढ़ा था, यूज ऑफ और राइट टू यूज एनी कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी, लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क। यहाँ पे साइंटिफिक वर्क की बात हो रही थी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? साइंटिफिक नॉलेज की बात हो रही है, कि अगर आपको जो है ना सप्लाई किया गया हो कोई टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस, ठीक है, नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स, ठीक है, तो इन चीज़ों के अगेंस्ट
अगर आपको कोई कंसिडरेशन रिसीव होती है, यानी कि कोई दूसरा बंदा आपको पे करता है, ठीक है, कंसिडरेशन के तौर पे, किस चीज़ के लिए, कि आप उसको सप्लाई करो टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपर्टीज या स्किल्स, तो जो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है वो आपकी रॉयल्टी है। अब रॉयल्टी के लिए एक चीज़ याद रखनी है, पे करने वाले के लिए रॉयल्टी नहीं है, जो रिसीव कर रहा है ना पैसे उसके लिए रॉयल्टी है। पे करने वाले के लिए क्या है, वो रॉयल्टी पे कर रहा है, ठीक है। तो ये डी पॉइंट था। अच्छा, अब एक चीज़ और वैसे आपको शायद कंफ्यूज करे कि साइंटिफिक वर्क में और साइंटिफिक नॉलेज में क्या फ़र्क है, ठीक है। देखो, साइंटिफिक वर्क का मतलब क्या है कि आप एक काम साइंस की बुनियादों पे किया हुआ दे रहे हो, पूरा काम उसको दे रहे हो, बदले में आप उससे रॉयल्टी ले रहे हो। यहाँ पे क्या, आप सिर्फ उसको नॉलेज दे रहे हो, काम नहीं दे रहे, आप उसको नॉलेज दे रहे हो। वो टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है। नॉलेज या अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रहे हो या स्किल्स दे रहे हो, बदले में आप उससे पैसे ले रहे हो, तो उसको भी रॉयल्टी समझा जाएगा। ई पॉइंट कहता है द यूज ऑफ और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, नॉर्मली ये आपको लगेगा कि अगर कोई इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या साइंटिफिक इक्विपमेंट कोई किसी को देता है तो बदले में तो वो रेंट लेगा ना उससे। जैसे हम घर देते हैं तो बदले में रेंट लेते हैं, तो ये भी एक किस्म का वो दे रहा है, तो बदले में रेंट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बता दिया गया कि जब आपको कोई इक्विपमेंट भी दिया जाए जो साइंटिफिक हो, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हो, उसको यूज़ करने का हक दे दिया जाए, वो यूज़ करने दिया जाए और बदले में कुछ पैसे लिए जाएं, तो वो भी रॉयल्टी समझी जाएगी। तो ये स्पेसिफिकली बता दिया गया। तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े जो साइंस का, जहाँ पे वर्ड आया है। एक ये बी पॉइंट पढ़ा था जहाँ पे साइंस वर्क था, फिर हमने डी पॉइंट पढ़ा जहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज है, और ई पॉइंट पढ़ा जहाँ पे साइंटिफिक इक्विपमेंट है। तो इनके लिहाज से आपने ये अपने पॉइंट्स पूरे करने, याद करके, मैं छोटी छोटी हिंट्स दे रहा हूँ आपको कैसे याद करना है, आपने खुद अपने माइंड के हिसाब से सोचना है। हर स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है, डिफरेंट। उसके बाद एफ पॉइंट है। एफ पॉइंट क्या कहता है? एफ पॉइंट कहता है द सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस। असिस्टेंस, असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट का मतलब होता है मदद, ठीक है। अगर कोई मदद दी जाए, ठीक है, जो कि ज़रूरी हो और वो मेन पार्ट ना हो, बल्कि जो है ना सब्सिडरी पार्ट हो, टू एनी प्रॉपर्टी और राइट एज मेंशन इन सब क्लास ए टू ई। मतलब ये पीछे जितने हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ठीक है, ए से लेके ई तक, इसमें हमने कहा कि भाई आप हो सकता है किसी से राइट ले रहे हो, बदले में आप उसको पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट क्या समझी जाएगी? रॉयल्टी। आप किसी से साइंटिफिक वर्क ले रहे हो, उसके बदले में आप अगर उसको पेमेंट कर रहे हो, वो समझी जाएगी रॉयल्टी। आपने किसी से विजुअल इमेज, साउंड्स वगैरह या दोनों चीज़ें ले ली हैं, उसके बदले में आपने कोई पेमेंट की, तो उसको रॉयल्टी समझा जाएगा। आपने किसी से साइंटिफिक नॉलेज लिया, बदले में आपने उसको पेमेंट की, तो वो आपका क्या समझाएगा? वो उसका समझा जाएगा रॉयल्टी है, ठीक है। आपने किसी से साइंटिफिक इक्विपमेंट ले लिया और बदले में आपने उसको पैसे दिए, तो उसके लिए रॉयल्टी है। ये पॉइंट कहता है कि जितने भी ए से ई तक हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर किसी ने किसी से किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी जो कि ए से ई तक की लिस्ट में आ रही है वो ली हो, और साथ उसको असिस्टेंस भी दी हो, मतलब मदद भी दी हो। समटाइम आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, लाइक आपने साउंड्स वगैरह खरीदे हैं, कोई इमेजेस वगैरह खरीदे हैं, आपको वो ऑपरेट करना नहीं आ रहा कि उसको कैसे सही तरीके से चला सकें, ब्रॉडकास्ट कैसे कर सकें, तो आप उनसे थोड़ी बहुत कोई मदद ले लो। अब ये मदद मेन काम नहीं है, ये सेकेंडरी काम है। मेन काम क्या था कि वो बंदा आपको क्या बेच रहा था? वो साउंड्स या इमेजेस बेच रहा था, साथ में उसने असिस्टेंस दे दी, और बदले में जब उसने साउंड्स या इमेजेस के पैसे लिए, तो असिस्टेंस के भी कुछ पैसे ले लिए, ठीक है। लेकिन असिस्टेंस लाजमी थी देना, और सब्सिडरी थी, ठीक है, मेन नहीं थी, सब्सिडरी थी। तो इस सूरत में भी वो क्या समझा जाएगा कि वो जो आपने इस असिस्टेंस के अगेंस्ट पैसे दिए हैं, वो भी रॉयल्टी ही समझी जाएगी, ठीक है। एंड इज फर्निश्ड एज मीन ऑफ एनेबलिंग एंड इंजॉयमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, ठीक है। ये जो ऊपर आपने ए से लेके ई तक कोई भी प्रॉपर्टी या राइट आपने लिया था, उसको इंजॉय करने के लिए, इनेबल करने के लिए आपने कोई असिस्टेंस ले ली, ठीक है, जो कि ज़रूरी थी और सब्सिडरी थी, तो उसके अगेंस्ट जो आपने पेमेंट की, वो भी रॉयल्टी समझी जाएगी। उसके बाद जी पॉइंट कहता है द डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन ए से ई तक। मतलब ये एफ तो छोड़ दो ना, ये तो प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो असिस्टेंस थी, ये तो मदद थी उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए आपको कोई हेल्प दी जा रही थी। ए से ई तक जितनी भी प्रॉपर्टीज की लिस्ट है,
ये प्रॉपर्टीज होती हैं लोगों की ना, जैसे इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज होंगी कुछ, ठीक है, मोस्टली इंटेंजिबल होंगी, इक्विपमेंट की बात हो रही है तो वो टेंजिबल ही होगा, बाकी मोस्टली इंटेंजिबल चीजें। ये आपने प्रॉपर्टी खरीदी, मतलब सॉरी ली है, और इसके बदले में आप रॉयल्टी पे कर रहे हो। पॉइंट जी कहता है कि अगर वो बंदा आपको ये प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दे, जो कि आप पहले उसे राइट्स ले रहे, लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने होंडा वाले से उनका लोगो जो है ना वो लिया, हमने उन्हें कहा कि भाई आप हमें अपना लोगो लगाने दो, हम गाड़ियां बनाते हैं, आप अपना लोगो लगाने दो, बदले में हम आपको रॉयल्टी पे किया करेंगे। ठीक है, 15 साल से आप हर महीने जो है रॉयल्टी पे कर रहे हो होंडा वालों को। फिर एक स्टेज ऐसे आई, आपने कहा कि यार ये तो आप मेरे साथ ऐसे करो कि ये जो आपका राइट है ना, ये लोगो जो है जो आप मुझे देते हो, और बदले में ये जो ट्रेडमार्क मुझे दे के बदले में आप जो है ना वो मेरे से पैसे लेते हो, इसको यार मुझे ही दे दो, ये ट्रेडमार्क आज के बाद मेरा हुआ, आपका नहीं होगा, मेरे से पैसे बताओ आपने कितने लेने हैं। अगर ए से ई तक कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो आप पहले ले रहे थे, अब वो आपको डिस्पोज कर दी गई, उसने जिस बंदे की वो प्रॉपर्टी थी उसने आपको दे दी, तो इस डिस्पोजल के अगेंस्ट अगर आप कोई उसको कंसिडरेशन पे करोगे, तो ये वैसे तो डिस्पोजल समझ नजर आ रहा है, लेकिन इस डिस्पोजल के अगेंस्ट भी अगर आप कोई कंसिडरेशन पे करोगे तो उसको भी रॉयल्टी समझा जाएगा। ठीक है, काफी मुश्किल है, जी तक आपको जब ये याद करने पड़ेंगे तो मसला होगा, खैर कोई मसला नहीं, कर लेना आप लोग, और कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि ये लास्ट जो पॉइंट है, ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ये जी से रिलेटेड ही बात है। इन पॉइंट जी, डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑन विच प्रीवियसली रिसीविंग रॉयल्टी, ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि मैं किसी एक चीज़ के ऊपर रॉयल्टी ले रहा था, मेरी कोई एक आप कह लो कि साउंड थी या कोई एक इमेज थी जो मेरी प्रॉपर्टी थी, वो मैंने खींची थी तस्वीर, वो बड़ी वो जो है ना वो अट्रैक्टिव थी, मतलब कि आप कह लो कि किसी सनसेट की मैंने वो पिक्चर बनाई थी, तो लोग मेरे से वो खरीद के अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं या किसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर पार्ट बनाना चाहते हैं, तो मैं उनसे रॉयल्टी ले रहा था। ठीक है, रॉयल्टी ले रहा था उनसे, एक कंसिडरेशन ले रहा था उसके यूज के अगेंस्ट, फिर मैंने वो डिस्पोज कर दी, तो जो मैंने डिस्पोज करके पैसे लिए वो भी मैं रॉयल्टी में ही जो है ना वो टैक्स करवाऊंगा। अच्छा, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इसकी टैक्सेशन की बात हम नहीं कर रहे, हमने सिर्फ डेफिनेशन की बात की है, तो डेफिनेशन तक रहना है। अच्छा, फिर हमने ना एक पढ़ा था फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो फीफा टेक्निकल सर्विसेज जो है उसमें और रॉयल्टी में ना कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं, जैसे हम ये पॉइंट एफ को देखें तो यहाँ पे भी तो आप एक किस्म की सर्विस ही दे रहे हो, मदद कर रहे हो, तो ये मिलते जुलते लगते हैं, तो इनमें ज़रा फर्क देख लेते हैं। डिफरेंस विद फी फॉर टेक्निकल सर्विस, ठीक है, तो फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्या थी, जहाँ पे आप पैसे लेते थे, फी लेते थे रेंडर करने की एनी मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्विस फॉर टेक्निकल और अदर पर्सनल, वहां पे आप कोई सर्विस रेंडर करते थे। ठीक है, वर्ड क्या हुआ था, रेंडर करते थे, आप प्रॉपर सर्विस करके देते थे। ठीक है, जब हम बात करते हैं रॉयल्टी की, तो यहाँ पे है कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, वहां पे वर्ड यूज होता था रेंडरिंग का, यहाँ पे है एफ पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे है वर्ड सप्लाई ऑफ टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल। ठीक है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इन रॉयल्टी, इन कॉन्ट्रास्ट विद द फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज विच इन्वॉल्व द एक्चुअल रेंडरिंग ऑफ सर्विस। देखो, अब असिस्टेंस में, मदद में और सर्विस देने में फर्क होता है। ठीक है, लाइक आप कहो कि एक बंदा जिसको नज़र नहीं आता था, उसने रोड क्रॉस करनी थी, तो आपने उसका हाथ पकड़ के उसको रोड करवाई, पार करवाई, ये क्या है, आपने सर्विस की है, एक सर्विस जो है वो आपने रेंडर कर दी है। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप वो गुजर रहा था, तो आपने कहा रुकते, यहाँ पे रुके रहो, मैं आपको असिस्ट कर दूंगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, कि मैं आपको बता दूंगा जब दोनों साइड से गाड़ियां नहीं आ रही होंगी, मैं आपको बता दूंगा आप चले जाना। यहाँ पे क्या किया आपने, सप्लाई की है। ठीक है, यहाँ पे रेंडर नहीं की वो सर्विस, यहाँ पे आपने सप्लाई किया, आपने असिस्ट किया उस बंदे को, तो ये इन दोनों में फर्क है, जहाँ पे आप सर्विस पूरी रेंडर करके दोगे उसे, वहां पे वो क्या समझी जाएगी, फीफा टेक्निकल सर्विस, और जहाँ पे आप सिर्फ असिस्ट कर रहे होगे, जो कि पॉइंट एफ में लिखा हुआ है, तो वो आपकी रॉयल्टी में आ रहा होता है। शुक्र है, नेक्स्ट डेफिनेशन आइए, वो डेफिनेशन खत्म हुई है हमारी। नेक्स्ट डेफिनेशन है IRIS। ठीक है, IRIS, ठीक है, ये इस तरह की ना एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है किसी कंट्री की, IRIS। ठीक है, खैर, IRIS जिसको आयरस भी हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है, जो FPR की वेबसाइट है ना, उसका नाम है आयरस।
ठीक है, जहाँ पे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हो या अपने जितने भी टैक्स से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो वहाँ पे आप हैंडल कर रहे होते हो। IRIS means a web-based computer program for operation and management of inland revenue taxes and laws administrated by the board। FPR के जितने भी laws हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है वहाँ पे इस साइट के ऊपर। और क्या कर रहा होता है, अपने ऑपरेशंस को और मैनेजमेंट को वहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू सारा हैंडल कर रहा होता है। वो जो सिस्टम है उसका, जो वेबसाइट है उसको हम कहते हैं IRIS या IRIS। अच्छा, फिर हमारे पास है आईटी एनेबल सर्विसेज। इसकी डेफिनेशन, आईटी एनेबल सर्विसेज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर शामिल होती हैं बट नॉट लिमिटेड, मतलब इसमें ये आगे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये सारे इसमें शामिल हैं, लेकिन इन शामिल होने वाले तक ही बात लिमिट नहीं हो रही, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आईटी एनेबल सर्विसेज में आ सकती हैं। सो वर्ड यूज़ किया गया है आईटी एनेबल सर्विसेज इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स। ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, नंबर 1। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, 2। रिमोट मॉनिटरिंग, 3। ग्राफिक डिज़ाइन, 4। ठीक है, अकाउंटिंग सर्विसेज, 5। ह्यूमन रिसोर्स, 6। क्या है, टेली मेडिसिन सेंटर, 7। डेटा एंट्री ऑपरेशंस, 8। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, 9। डेटा स्टोरेज सर्विसेज, 10। ठीक है, लोकली प्रोड्यूस टेलीविजन प्रोग्राम्स, 11। और इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, 12। ये सारे काम जो हैं ये आईटी एनेबल सर्विसेज में समझे जाएंगे। अब इन कामों को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, टाइम वेस्ट होगा, आपको ये याद करना है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बताने वाली है तो आप गूगल कर सकते हो, ये बहुत कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये डिफरेंट सर्विसेज के बस नाम लिखे गए। ये सारी इंक्लूड होती हैं आईटी एनेबल सर्विसेज में, बट ये सारी फुल एंड फाइनल लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी इसमें शामिल हो सकती है। तो आगे वर्ड यूज़ किया है बट नॉट लिमिटेड टू। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं बस। अच्छा, लास्ट हमारी डेफिनेशन जो है उसका नाम है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट थ्रू। सही, इसको छोड़ें, हम आगे वाले पेज से स्टार्ट करते हैं, ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया वो। डेफिनेशन है हमारी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट का मतलब आपको पता है कि जैसे हमारा परमानेंट एड्रेस होता है कि पक्का पक्का वाला। ठीक है, ये पक्का पक्का वाला एड्रेस। इस तरह परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि आपने कोई एक पक्की पक्की एस्टेब्लिशमेंट बना ली है। ठीक है, एस्टेब्लिश कर लिया खुद को, पक्का पक्का वाला एस्टेब्लिश कर लिया खुद को। ये जो हम बात करने जा रहे हैं ना, ये बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं नॉन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वो बंदा जो खुद तो पाकिस्तान में अपना टाइम पीरियड या अपनी जो रिक्वायरमेंट है रेजिडेंट होने की उसको पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे रेजिडेंट कंपनी हमने पढ़ी, रेजिडेंट ईओपी पढ़ी, रेजिडेंट इंडिविजुअल पढ़ा, उसके में कुछ शराइत थी जिन शराइत को पूरा करने से आप रेजिडेंट जो है वो पर्सन बन जाते थे। ये जो पर्सन होगा ये नॉन रेजिडेंट होगा, लेकिन इसने क्या किया होगा, अपना पक्का पक्का जो है ना कारोबार इस्टेब्लिश कर लिया होगा पाकिस्तान में। तो हम कहेंगे कि ये परमानेंट, ये जो कारोबार है ये इसकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पाकिस्तान में। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन रिलेशन टू अ पर्सन, एक पर्सन के लिहाज से देखा जाए तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? मीन्स अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, एक खास फिक्स की हुई प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाई जाएगी, एक खास पर्सन के हिसाब से, थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द पर्सन इज होली और पार्शली कैरिड आउट। उस फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस वाली जगह से या तो सारे का सारा कारोबार, ठीक है, चलाया जा रहा हो या कुछ उसका हिस्सा चलाया जा रहा हो, तो वो क्या समझी जाएगी कि वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस उसकी क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। एंड इंक्लूड, और इसमें शामिल क्या क्या हो सकता है? ए, अ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे मैनेजमेंट हो रही है उसके कारोबार की, उसकी कोई ब्रांच, उसका कोई ऑफिस, उसकी कोई फैक्ट्री, उसकी कोई वर्कशॉप, उसकी कोई प्रिंसिस चार दीवारी फॉर सोलिसिटिंग ऑर्डर्स। ठीक है, उसमें कोई ऑर्डर्स लेने के लिए चार दीवारी बनाई हुई है तो वो भी तो आपने याद रखना है। एक ऐसी प्लेस जहाँ पे मैनेजमेंट हो या ब्रांचेस हो या ऑफिस हो या फैक्ट्री हो या वर्कशॉप हो या प्रिंसिस हो जहाँ से वो ऑर्डर लेता है, इसका मतलब है ऑर्डर लेना। ठीक है, लेना इसका मतलब होता है खुद से आप डिमांड करना। फिर मैं भूल गया हूँ कहाँ पहुँच गए थे।
मैनेजमेंट ब्रांच ऑफिस फैक्ट्री वर्कशॉप प्रेमिसेस फॉर सोलिसिटिंग ऑर्डर्स वेयर हाउस कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 वेयर हाउस, परमानेंट सेल एक्सिबिशन, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे आप एग्जीबिशन या नुमाइश लगाते हो सेल के लिए वो जगह, और सेल आउटलेट या आपका सेल आउटलेट भी हो सकता है जहाँ पे आप चीज़ें बेचते हो, एक्सक्लूडिंग अ लाइजन ऑफिस को निकाल के, ठीक है। अब यहाँ तक आप रखते हैं, यहाँ तक हम बात करते हैं, यहाँ तक इस पॉइंट से पहले पहले एक्सक्लूडिंग से पहले पहले तो बताया गया है कि ए पॉइंट के अंदर में बताया गया है कि ऐसी प्लेस जहाँ पे मैनेजमेंट हो, ब्रांच हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, वर्कशॉप हो, प्रेमिसेस फॉर सोलिसिटिंग ऑर्डर्स हो, वेयर हाउस हो, परमानेंट सेल एक्सिबिशन हो या सेल आउटलेट हो, ये सारा क्या समझा जाएगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएगी। फिर यहाँ पे वर्ड यूज हुआ एक्सक्लूडिंग, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा अ लाइजन ऑफिस। लाइजन ऑफिस क्या होता है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। एक लाइजन ऑफिस इसमें शामिल नहीं होगा। However, if the liaison office is engaged in negotiation of contracts, ठीक है, देन इट इज़ अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो अभी उसने बात की ही थी कि लाइजन ऑफिस इसमें शामिल नहीं होगा, फिर उसको याद आया कि नहीं, अगर लाइजन ऑफिस को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया कि वहाँ से सेल की कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन हो रही हुई, तो वो लाइजन ऑफिस भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाए, ठीक है। अच्छा, सिंपल लाइजन ऑफिस क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, ठीक है। मतलब पाकिस्तान में एक ऑफिस बना लो जिसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन हो रही है, बातचीत हो रही है अपने बाहर वाले ऑफिस के साथ, तो वो लाइजन ऑफिस है उसका। लेकिन उस अगर लाइजन ऑफिस में अगर ये सिंपल ये काम कर रहा है कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, तो फिर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर वहां से कोई सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाए उस लाइजन ऑफिस से, इसका मतलब यह है कि वो लाइजन ऑफिस सेल में इन्वॉल्व है, और अभी ऊपर हमने जितने पॉइंट पढ़े यहाँ सारों से सेल ही की जाती है, ठीक है। तो फिर उस लाइजन ऑफिस को भी आप क्या समझोगे, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अगर वहां से एक्सेप्ट फॉर परचेज कॉन्ट्रैक्ट, अगर वहां पे परचेज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जब पॉइंट पे आते हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो लाइजन ऑफिस के थ्रू भी बन सकती है, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन है, देखो, अगर उस लाइजन ऑफिस में सिंपल लाइजन ऑफिस है और वहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेशन ऑफिस के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ चीज़ें परचेज करने के लिए हो रहे हैं उस लाइजन ऑफिस के थ्रू, तो फिर भी उसको बता दिया गया कि वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। लेकिन अगर उस लाइजन ऑफिस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, नेगोशिएशन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, और सेल के लिए हो रहे हैं, मतलब उसमें उस लाइजन ऑफिस ने अपनी बाहर वाली कंपनी के बिहाफ पे कुछ सेल करनी है, तो फिर वो लाइजन ऑफिस भी क्या समझा जाएगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा, ठीक है। फू, तो ये हमारा ए पॉइंट था। अब आ जाते हैं बी पॉइंट के ऊपर। अ माइन, ऑयल और गैस वेल, ठीक है, क्योरी, क्योरी कान का इसका मतलब होता है कान, ये वाला कान नहीं, खुदाई वाला कान, ठीक है। और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब भी क्या समझे जाएंगे, मतलब एक बाहर बंदा बैठा हुआ है, पर्सन बैठा हुआ है बाहर, कोई कंपनी है, एओपी है या इंडिविजुअल है, उसने यहाँ पे कोई माइन रखी हुई है अपनी पाकिस्तान में, माइनिंग कर रहा है वो, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है ऑयल या गैस का वेल है उसका, ठीक है, कोई कान वगैरह है उसकी, या इसके अलावा कोई और वो एक्सट्रैक्शन कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो सारा कुछ जो यहाँ पे वो कर रहा है, उसकी माइन है या वेल वगैरह, वो समझा जाएगा ये उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे पक्की पक्की उसकी बिजनेस की जगह है ये। अच्छा, फिर है कि बी का ए पॉइंट, ठीक है, बी ए जो पॉइंट है ये कहता है एग्रीकल्चर पेस्टोरल। पेस्टोरल क्या होती है, ऐसी जगह जहाँ पे आप एनिमल रखते हो, चिरागा वगैरह कह सकते हो। अगर वो एग्रीकल्चर का कहीं पे काम कर रहा है या चिरागा है उसकी कहीं पे, या उसकी फॉरेस्ट्री है, जंगलात की कोई प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी भी क्या समझी जाएगी कि उस बंदे की एक बिजनेस प्लेस है, यानी कि यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद सी पॉइंट है अ बिल्डिंग साइट, अ कंस्ट्रक्शन, असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट। उसने यहाँ पे कोई बिल्डिंग साइट बनाई हुई है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, असेंबली या इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट कर रहा है, और सुपरवाइजरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है कनेक्टेड विद इट, ठीक है, और उससे मिलती जुलती कोई सुपरवाइजरी की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, जैसे ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन असेंबली और इंस्टॉलेशन की, और वो कंटिन्यू रही है फॉर अ पीरियड, और पीरियड एग्रीगेट्स मोर देन 90 डेज विद इन 12 एनी 12 मंथ पीरियड। तो वो जगह जहाँ पे वो बिल्डिंग की साइट है, या कंस्ट्रक्शन हो रही है, या असेंबली हो रही है, या इंस्टॉलेशन हो रही है, या सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर वो 90 दिन से ज़्यादा चले एक किसी भी 12 महीने के अंदर, तो वो समझी जाएगी कि वो जगह उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है।
अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है टैक्स ईयर का वर्ड यूज नहीं हुआ, मतलब ये एक 1 जुलाई से 30 जून तक का पीरियड नहीं है, मतलब पूरे 12 महीने आप कोई भी देख लो, अगर पिछले 12 महीने, आज अगर हम खड़े हैं तो आज की डेट में देखो कि पिछले 12 महीने में अगर तो अकेले एक ही टाइम में 90 दिन का पीरियड पूरा कर लिया, मतलब एक ही गो में 90 दिन का पीरियड पूरा कर लिया किसी भी बिल्डिंग साइट ने, कंस्ट्रक्शन ने, असेंबली ने, ये जो ऊपर एक्टिविटीज लिखी हुई हैं इन्होंने, या क्या हुआ कि एग्रीगेट करके पिछले 12 महीने में किसी महीने में 30 दिन जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, किसी में 2 दिन, किसी में 10 दिन, किसी में 20 दिन, और मिला के 90 दिन पूरे हो गए तो समझा जाएगा कि उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। फिर है द फर्निशिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय एनी पर्सन थ्रू एम्प्लॉय और हिज अदर पर्सन। अगर कोई बाहर बैठा हुआ पर्सन यहाँ पे कोई सर्विसेज दे रहा है पाकिस्तान में बैठ के, जिसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज भी शामिल है, ठीक है, बाय एनी पर्सन थ्रू एम्प्लॉय, और वो किसी यहाँ पे कोई उसने एम्प्लॉय रखा है उसके थ्रू सर्विसेज दे रहा है, या कोई और 2-4 लोग पर्सनल में रखे हुए अपने स्टाफ में लोग रखे हैं उनके थ्रू ये वो बाहर बैठ के यहाँ पे कोई सर्विसेज दे रहा है, तो समझा जाएगा वो जो जगह है जहाँ पे उसका पर्सनल या स्टाफ है वो उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद है अ पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान द एजेंट, ठीक है, उसने कोई एक बंदा रखा है, ठीक है, हम उसको कहते हैं कि ये बंदा क्या है, एजेंट है, एजेंट 007, ठीक है, ये बंदा, उसने पाकिस्तान में एक बंदा है जो कि एक्ट कर रहा है एज एजेंट, ठीक है, अदर देन एन इंडिपेंडेंट एजेंट, और ये इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है कि जिसका काम ही यही हो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आमतौर पे ये दूसरों का एजेंट बन के थोड़ी देर के लिए कोई काम कर ले, नहीं, ये उसने पक्का पक्का यहाँ पे अपना एजेंट रखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, ठीक है, ये अब ये जो पर्सन है ना ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन, यहाँ पे जो बात हुई है पर्सन की, ये बात हुई है जो बाहर बैठा हुआ है उसकी। इफ द एजेंट, अगर ये वाला जो एजेंट 007 है ये बाहर वाले बंदे के बिहाफ पे क्या कर दे, एक्सरसाइज कर दे एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन, ये बंदा जो बाहर बैठा हुआ है इसके बिहाफ पे अगर ये एजेंट 007 यहाँ पे एक जो है ना अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर दे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे की, जो बाहर बैठा हुआ है ये वाला बंदा, इसकी यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पे इस पहले वाले केस में ये जो ई का पहला पॉइंट है, यहाँ पे जो एजेंट है ना इसके पास अथॉरिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड कर सकता है, उनको पूरे कर सकता है। अच्छा, plays the principal role or conclude contracts without material modification, and these contracts are, ठीक है, a in name of the person, for the transfer of ownership of property by that enterprise or for providing services by that person। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसी का ये है पॉइंट है कि अगर ये वाला एजेंट जो है ये प्रिंसिपल का किरदार अदा करे किस चीज़ में, कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड में या कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने में, विदाउट मटेरियल मॉडिफिकेशन, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस किए बगैर अगर ये एजेंट 007 बाहर वाले बंदे के बिहाफ पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दे, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम था, इन द नेम ऑफ द पर्सन, जो बाहर बंदा बैठा था उसके नाम था, या उसके बिहाफ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर रहा हो जो कि वो बाहर वाले बंदे के नाम हो, और अगर वो कोई सर्विसेज दे रहा हो बाहर वाले बंदे के बिहाफ पे, तो क्या समझा जाएगा कि इस बाहर वाले बंदे की यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, अब ये तो पॉइंट था 1, ठीक है, इसमें इस एजेंट 007 के पास ना अच्छी खासी अथॉरिटी थी। अब पॉइंट नंबर 2 जो है ना, इसमें एजेंट के पास है हैज़ नो अथॉरिटी, इसके पास अथॉरिटी नहीं है, बट हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक, ठीक है, मर्केंटाइज जो है वो रेगुलर डिलीवरीज के लिए उस बाहर वाले बंदे के बिहाफ पे यहाँ पे रखा है, मतलब अब आप इसको समझें, इस बंदे के पास ना कोई अथॉरिटी नहीं है, इसको बाहर वाले बंदे ने कहा है कि भाई तुमने ना कुछ भी नहीं करना, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, बस तुमने ना जो मैं कहूँ ना वो स्टॉक अपने पास रख लेना है, ठीक है, और जब कोई डिलीवरी लेने आएगा तो वो चुप करके उसको उठाने देना। अब इस केस में देखा जाए, ऊपर वाले केस में तो वो बड़े काम कर रहा था, वो प्रॉपर्टियां भी खरीद रहा था, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड कर रहा था ऊपर वाले पॉइंट 1 में। यहाँ पे उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसने ना तो किसी को बेचना ना कुछ करना है, लेकिन उसकी एक हैबिचुअली आदत है कि वो एक स्टॉक खास लेवल जो है ना वो मेंटेन करता है ताकि डिलीवरीज दे सके विदाउट एनी अथॉरिटी। तो फिर भी समझा जाएगा कि ये जो बंदा बाहर बैठा है जिसने यहाँ पे एक एजेंट रखा है विदाउट अथॉरिटी, एजेंट 007, तो उस बंदे जो बाहर बैठा है उसका यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, अब हमने एजेंट्स के बारे में 2 बात पढ़ ली,
एजेंट के बारे में हमने कहा कि इसके पास अगर अथॉरिटी हो तो ये पॉइंट्स है, अगर कोई अथॉरिटी ना हो तो ये पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि एजेंट जब भी कोई आपने रखा हुआ होगा, अगर वो ये काम कर रहा है विदाउट अथॉरिटी, तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रख के बैठे हो। अगर वो अथॉरिटी के साथ बैठा है और ये काम कर रहा है तो तब भी आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रख के बैठे हो। अच्छा, लेकिन कहा गया कि अगर कोई एजेंट रखा है जो कि इंडिपेंडेंट एजेंट है, ठीक है, और वो एक्ट कर रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, आपके बिहाफ पे आपका कोई इन्वेस्टर वगैरह बैठा हुआ है, वो इंडिपेंडेंट, उसका रोजमर्रा का काम ये है कि उसको जो बंदा कह देता है ना वो चुप करके इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो अगर वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। सो ये बताया गया कि इंडिपेंडेंट एजेंट इसमें नहीं शामिल होता, पॉइंट ई के अंदर। उसके बाद पॉइंट एफ है, एनी सब्सटेंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल or other asset or property capable of activity giving rise to income। अगर किसी बंदे की ना यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ हुआ, उसने कोई प्लांट या कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, या उसके पास कोई ऐसे एसेट्स या प्रॉपर्टी हैं जो इस काबिल हैं कि एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें जिससे इनकम आ सकती है, तो फिर भी समझा जाएगा कि उस बंदे की यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। और जी पॉइंट कहता है, अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस डेट इज यूज्ड और मेंटेन बाय पर्सन इफ द पर्सन कैरीज ऑन बिजनेस एट दैट प्लेस, ठीक है, एंड दैट प्लेस कंसिस्ट पीई ऑफ दैट पर्सन, ऑफ द पर्सन, ठीक है। बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय द पर्सन, ठीक है, एट द सेम प्लेस और एट मोर देन वन प्लेस कंस्टिट्यूट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट आर पार्ट ऑफ द कोहेंसिव बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। अब ये जी पॉइंट जो है वो कहता है, ये बेसिकली वो बात कर रहा है कि एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस अगर किसी की है और जो यूज हो रही है या मेंटेन हो रही है एक बंदे की तरफ से जो बाहर बैठा हुआ है, अगर वो बंदा या उसका कोई एसोसिएट कैरी करता है बिजनेस, चलाता है बिजनेस उस जगह पे, ठीक है, या कोई और जगह पे, मतलब आपने एक जगह रखी हुई है फिक्स करके अपने यहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है, और आप उसको यूज कर रहे हो या उसको मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, अपने एसोसिएट के जरिए भी आप कर सकते हो। और अगर आप उस जगह पे नहीं, किसी और जगह पे भी बिजनेस कैरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या उसी जगह पे बिजनेस कर रहे हो, वो प्लेस जो है वो कंस्टिट्यूट कर रही होगी आपकी पी ऑफ डेट पर्सन, ठीक है, या उसके एसोसिएट की यहाँ पे पी कर रही होगी। और बिजनेस कैरिड आउट बाय पर्सन एट द सेम प्लेस, जो भी उस जगह पे प्लेस कर रहा होगा, मोर देन वन प्लेस कंस्टिट्यूट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट आर पार्ट ऑफ द, बस इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा कोई इसमें वो समझने वाली बात नहीं है। आपने ये जी पॉइंट्स तक ये सारे याद करने हैं, ठीक है। सो ये हमारा जो डेफिनेशंस वाला चैप्टर था वो कंक्लूड हो गया। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।